हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है क्लोनिंग वेक्टर, जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था और हमने वीडियो ख़त्म की थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक के बाद, है ना। तो वो पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को डिफ़ाइन किया था, उसके प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, टूल्स क्या थे उनको डिस्कस किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स को मेंशन किया था। और उसमें से भी हमने जो पहला स्टेप था जहाँ पर हम सोर्स से जीन को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और फिर हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने इस स्टेप को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया था कि सोर्स से जीन को किस तरीके से कट किया जाता है। अब आपकी जीन कट चुकी है, अब हमें उसको वेक्टर में डालना है। कौन से वेक्टर में? क्लोनिंग वेक्टर में। तो वहाँ पर हमने उस वीडियो को स्टॉप किया था। तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस क्लोनिंग वेक्टर से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी क्लोनिंग वेक्टर से। अब सोचो, अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? कार, बस या बाइक, राइट? यानी कोई व्हीकल। बिल्कुल वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में अगर हमें किसी फॉरेन डीएनए या डिज़ायर जीन को किसी दूसरे सेल के अंदर भेजना हो तो हमें एक मॉलिक्यूल व्हीकल की ज़रूरत होती है, और इसी व्हीकल को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड एज अ व्हीकल टू कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू द अनदर सेल। बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के तौर पर हम सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों इनको ही यूज़ करते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास ना दो कमाल की खासियत होती है। क्या चीज़? एक तो इनके पास खासियत ये होती है कि ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, दूसरा इस कॉपी नंबर। अब ऑटोनोमस रेप्लिकेशन क्या होता है? इन्हें रेप्लिकेट करने के लिए मेन क्रोमोसोम डीएनए की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया के अंदर फ्री होकर इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। इसीलिए तो हम ऑटोनोमस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। दूसरी खासियत है कॉपी नंबर। इसका मतलब है कि एक सिंगल सेल के अंदर कोई वेक्टर अपनी कितनी कॉपीज़ बना सकता है। जैसे अगर मैं बैक्टीरियोफाज की बात करूँ तो बैक्टीरियोफाज का जो कॉपी नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। प्लाज्मिड के कॉपी नंबर कुछ में कम होते हैं, यानी कि 1-2 कॉपी पर सेल, या कुछ में तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि 15 से लेकर 100 कॉपीज़ पर सेल। जितना ज़्यादा कॉपी नंबर है उतना ही हमारा फ़ायदा, उतनी तो कॉपीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज की, ठीक है, जो इस स्लाइड में मेंशन किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये फीचर्स दे रखे हैं आपके क्लोनिंग वेक्टर के। अब ये जो वेक्टर है ये बेसिकली है PVR322, जो सबसे ज़्यादा आइडल माना जाता है, क्योंकि अगर आपको एक आइडल या परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर बनना है तो आपके पास कुछ खास फीचर्स तो होने चाहिए। तो उसमें ये सबसे फेमस प्लाज्मिड जो वेक्टर आप देख रहे हो PVR322, इसमें ये फीचर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपकी उरी साइट। ये वही साइट है जहाँ से आपकी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगी, इनिशिएट होगी। तो इसका होना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि वेक्टर के अंदर होना चाहिए। दूसरा आता है सिलेक्टेबल मार्कर। एक सिलेक्टेबल मार्कर आपको यहाँ दिख रहा है एम्प्लीसिन, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डिज़ायर जीन जो है वो होस्ट सेल के अंदर गया है या नहीं? उसके लिए ही हम ये सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। जैसे PVR322 में आप देख रहे हो कि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्प्लीसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को रिकॉग्नाइज में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड फीचर। थर्ड है क्लोनिंग साइट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है आपकी क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। इसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे जो आपको एंजाइम दिख रहे हैं ना, ये
जितने भी एंजाइम आप देख पा रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि आपको जो आप डिज़ायर जीन इसमें डालने वाले हो, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था, जो हमने जीन को निकाला था, अब आप उसको उरी साइड में नहीं जोड़ सकते, यहाँ नहीं जोड़ सकते, सॉरी उरी साइड में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जोड़ोगे तो फिर तो वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ डाल के इस साइड को ही डैमेज कर दिया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे क्लोनिंग साइट को मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को मिल रहे हैं, और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक यूनिक साइट होगी। अगर मैं सोचूं, अगर मैं इकोआर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइट, ये एंजाइम के बजाय अगर मैं इकोआर की 2-3 साइट रखती यहाँ पर, तो उससे होता क्या, तो वेक्टर के तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाते, तो वेक्टर तो फिर वो बन ही नहीं पाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग एंजाइम की, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक साइट यूनिक तो होनी ही चाहिए, 1 या 2 रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, और यही इन्हीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करके किसी एक कोई जिसे भी हम यूज़ करें उसको कट करके अपने डिज़ायर डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये था आपका क्लोनिंग साइट का। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो हम कह ही रहे हैं। और एक अलग से चीज़ दिखती है आरओपी, ये वो प्रोटीन बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन और उसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो रेप्लिकेशन करना है आपको और उसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम होता है आरओपी का, ठीक है। ये भी एक जीन है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब जिस जीन को हमने क्लोन करना है ना, उसके लिए हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो वेक्टर यूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए, एक तो आता है आपका एग्रोबैक्टीरियम जो कि प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा आता है रिट्रोवायरस जो एनिमल्स में देखा जाता है, यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल कैपेबिलिटी है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन है ये अपना डीएनए डिलीवर करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर ये इंड्यूस करता है ट्यूमर ग्रोथ, ठीक है। ये नेचुरली प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये सॉइल में देखने को मिलता है, और ये बेसिकली प्लांट को इन्फेक्ट करता है और प्लांट के जीनोम के साथ ये इंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। ये नेचुरली इन्फेक्ट करता है इस प्लांट को, जिसके वजह से इसको ट्यूमर कॉज होता है। अब हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसी बैक्टीरिया को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। कैसे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो ये अपना ट्रांसफर डीएनए डिलीवर करता है ना प्लांट जीनोम के अंदर, जिससे उसको ट्यूमर कॉज होता है, तो हमने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, जिस वजह से जिस जीन से इसके अंदर पैथोजेनिसिटी कॉज हो रही थी, जो ट्यूमर बन रहा था, हमने क्या किया, उस पार्ट को ही हटा दिया, उसको डिसआर्म कर दिया और अपने टारगेट, अपने इंटरेस्ट की जीन वहाँ पर ऐड कर दी, जो भी हम चाहते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने हैं या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बनाने हैं, तो उसके लिए आपको वो जीन वहाँ डालनी पड़ेगी जो आपने पैथोजेनिसिटी वाली जीन को हटा के अपने टारगेट की जीन उसमें इंसर्ट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ताकि आप उसमें अपने हिसाब से चीज़ों को कर सको। तो इस वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस डिसआर्म टू सेफली डिलीवर डिजायर्ड फंक्शनल जीन टू प्लांट सेल, ठीक है। और दूसरा आता है एनिमल के केस में। अब ये आपको पता है कि ये जो वायरस होते हैं ये नेचुरली इनको इन्फेक्ट करने के लिए होस्ट सेल को ही इन्फेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर वायरस होस्ट सेल में ना घुसें तब तक तो वो किसी काम की ही नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग होगी एक तरीके की। तो ये तब तक ही लिविंग कहलाए जाते हैं जब ये होस्ट के अंदर आते हैं, और तभी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब नेचुरली जब ये इन्फेक्ट करता है एनिमल सेल्स को, तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कैंसर स्टेट में। तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम इसमें भी वैसे ही मॉडिफिकेशन करते हैं जैसे हमने इस बैक्टीरिया के अंदर की थी। इस बैक्टीरिया के अंदर जो ट्यूमर कॉज करने वाली जीन होती है, हम उसको वहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको डिसहार्म कर देते हैं, ताकि हम उसकी जगह पर अपना टारगेट जीन इंसर्ट कर सकें। ठीक वैसे ही रिट्रोवायरस में भी जो कैंसर को कॉज करने वाली जीन्स होती हैं, उसको रिमूव करके अपने टारगेट की जीन डालते हैं और नेचुरली उसको डिलीवर करने के लिए क्या करते हैं, नेचुरली, ऑब्वियसली बात है, वो नेचुरली अब जब इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट करने के साथ साथ वो हमारी टारगेट जीन उसके अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये काम, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं प्लांट और एनिमल्स में, ये वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं एज ए क्लोनिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद आता है मेकिंग होस्ट सेल कॉम्पिटेंट। मेकिंग होस्ट सेल कॉम्पिटेंट यानी कि ये जो मेथड्स हैं कि होस्ट सेल को सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट बनाया जाता है ताकि डीएनए
को वो ले सके, ठीक है। अभी जो हम वेक्टर के वजह से, जो वेक्टर जब होस्ट के अंदर जाता है ना, जिसके लिए हमने टर्म यूज़ की थी ट्रांसफॉर्मेशन। अब वेक्टर तो एक व्हीकल है जो डीएनए को कैरी कर रहा है, यानी कि वेक्टर एक गाड़ी है जो डीएनए उसकी सवारी है, जो उसको उसके होस्ट तक लेकर जाती है। तो यहाँ वेक्टर यूज़ कर रहा है डीएनए को होस्ट तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि 2 तरीके होते हैं डीएनए को ट्रांसफ़र करने के। एक तो होता है वेक्टर, जो वेक्टर के थ्रू होस्ट तक भेजा जाता है, और एक होता है वेक्टरलेस। तो उसके लिए मैंने पीछे एक चीज़ भी बोली थी कि फ़िज़िकल और केमिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है अगर आपको डायरेक्ट डीएनए को ट्रांसफ़र करना है होस्ट के अंदर। तो ये वही फ़िज़िकल और केमिकल मेथड्स मेंशन हैं, दिए गए हैं, जिससे हम डायरेक्ट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं इन मेथड्स की हेल्प से। कैसे? सबसे पहला मेथड आता है आपका केमिकल कॉम्पिटेंट। इसमें क्या किया जाता है कि ज़्यादा बैक्टीरिया सेल्स के लिए यूज़ होता है ये वाला मेथड ना, केमिकल कॉम्पिटेंस। पहले बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं हम, यहाँ पे लिखा भी होगा, शायद नहीं लिखा है, मैं लिख ही देती हूँ। पहले बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं हम डाइवलेंट केटोइन, जैसे कि कैल्शियम। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली केटोइन क्या करता है ना, सेल वॉल की पोर्स की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। यानी कि ये आपका होस्ट सेल है, मान लो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है या प्लांट की सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर पहुंचाना है डीएनए को। मान लो ये आपका डीएनए है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास प्लस चार्ज है। तो ये केटोइन क्या करता है कि इसकी जो सेल वॉल है ना, ये यहाँ पर ना पोर्स की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, पोर्स बना देता है। इसके बाद आता है ट्विस्ट। इसके बाद ये हुआ हमारा पहला स्टेप, हमने कैल्शियम डाइवलेट केटोइन्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना, बहुत हीट शॉक देते हैं, रैपिड हीट शॉक। ये लिखा भी है यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी में डालते हैं और फिर वापस आइस पर ले आते हैं। इससे होता है कि जब हम अचानक टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, उसकी शॉक की वजह से ना सेल वॉल की जो पोर्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, और डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक होता है और वो उन पोर्स को ज़्यादा अंदर चले जाता है, ये अंदर चले जाता है। तो यही इसमें इस तरीके से मतलब हम डीएनए को डिलीवर करते हैं होस्ट सेल के अंदर। इसी को बोलते हैं केमिकल कॉम्पिटेंस, मतलब इस तरीके से कॉम्पिटेंट बनाते हैं सेल को ताकि डीएनए को डिलीवर किया जा सके। दूसरा मेथड हमारे पास आता है माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड खास तौर पर ना एनिमल होस्ट के लिए यूज़ होता है, माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ना एक बहुत ही पतली सी नीडल होती है, मतलब बहुत, जैसे वो अब इंजेक्शन आपने जो वैक्सीन के लिए जो यूज़ की जाती है ना सिरिंज, वो छोटी सी जो पिन टाइप होती है, जो वैक्सीन जब आपको लगती है बाजू में, जैसे कोरोना की लगी होगी, तो बस वैसी ही इसकी वो बहुत नीडल जो होती है ना, बहुत पतली सी होती है। उसी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भरा जाता है और सीधा टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। मान लो ये कोई एनिमल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपकी कोई नीडल है। ये तो मैंने थोड़ी सी मतलब बहुत पतली सी होती है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसी के अंदर आपका डीएनए होता है और उसको डिलीवर किया जाता है डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये कौन सा मेथड हुआ आपका, माइक्रो इंजेक्शन। चलो इसको छोड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉलिस्टिक यानी कि जीन गन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, हालांकि ये अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की जो वॉल होती है वो काफ़ी टफ़ होती है, मतलब वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा टफ़ होती है। तो वहाँ इंजेक्शन या नॉर्मल केमिकल काम करना, वहाँ आप नॉर्मल इंजेक्शन या नॉर्मल केमिकल काम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ करते हैं, जीन गन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें मान लो आपका ये डीएनए है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हैवी मेटल होते हैं ना आपके, गोल्ड, टंगस्टन के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं और उन्हें ऊपर ना इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, डीएनए के ऊपर इसकी एक लेयर की कोटिंग, पूरी इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे डीएनए को, ठीक है। कोटिंग की लेयर जो होती है वो चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। और फिर हम क्या करते हैं, डीएनए बिलेट्स को एक गन की मदद से, एक गन होती है उसकी मदद से हम प्लांट सेल्स में, ये आपका प्लांट सेल हो गया, मान लो ये कोई गन होगी, तो इसमें डायरेक्ट जीन की मदद से एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी से प्लांट सेल पर बम्बार्ड किया जाता है और ये पार्टिकल सेल वॉल को
बहुत सीधा अंदर चले जाते हैं, मतलब सेल वॉल से भी आसानी से, मतलब इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होती है कि वो तेज़ी से सेल वॉल को ब्रेक करके अंदर घुस जाते हैं। तो इस तरीके से डीएनए को डिलीवर किया जाता है, पर ये मेनली कॉमन होता है प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट मेथड, डिसआर्म्ड पैथोजन। इसको ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं इस वाले मेथड को, ठीक है। पैथोजन का काम क्या होता है? सेल को बीमारी लगाना और अपने डीएनए उसके अंदर डालना। हमने इसी बदमाशी को अपना हथियार बना लिया है। हम उन बदमाश वायरस या बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और उनका बीमारी फैलाने वाला जो जीन होता है वो निकाल देते हैं, डिसआर्म कर देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया, अगर उनकी उस डिसआर्म वाली जगह को रिप्लेस करके हम अपने फ़ायदेमंद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिट कर दें, तो जब ये मॉडिफाई वेक्टर नेचुरली होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो बिना किसी नुकसान पहुंचाए हमारा डिज़ायर जीन जो होता है वो होस्ट के जीनोम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फिजिकल मेथड्स में हमने पढ़ा? पहला तो हमने पढ़ा केमिकल कॉम्पिटेंस, जिसमें कैल्शियम और हीट का शॉक दिया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स के लिए जाता है, जो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तीसरे मेथड में जीन गन मेथड जो होता है ये प्लांट सेल के लिए होता है। गोल्ड टंगस्टन बुलेट का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ द डिसआर्म पैथोजन, जिसमें नेचुरल इन्फेक्शन के ज़रिए एंट्री करवाई जाती है। आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। अब डीएनए को कैसे बाहर निकाला जाता है उसके बारे में देखते हैं। देखो, ये हो गया आपका कोई सेल, ठीक है। ये आपका, मान लो ये यूकैरियोटिक सेल ही है, यहाँ पर आपका डीएनए है और यहाँ पर आपके लिपिड्स प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब होता क्या है कि डीएनए को बाहर निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको सेल को तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए जो होता है सेल के अंदर बंद होता है। तो इसीलिए सबसे पहले सेल की दीवार को तोड़ना पड़ता है ताकि डीएनए बाहर आ सके। अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए होते हैं। अगर तो आप बैक्टीरिया ले रहे हो तो बैक्टीरिया में प्लांट सेल होगी, ये तो एनिमल सेल की मैंने डायग्राम बनाई है। अगर आप एनिमल सेल ले रहे हो तो उसके लिए तो फिर हमें सेल मेम्ब्रेन को ही, क्योंकि सेल वॉल तो नहीं होती एनिमल में। और अगर आपको प्लांट से डीएनए को निकालना है तो उसके लिए आप सेलुलोज यूज़ करोगे। और अगर फंगस से निकालना है, फंजाई से निकालना है, तो काइटिनेज यूज़ करोगे, जो कि लिखा है सेल वॉल मस्ट बी रप्चर्ड एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अलग अलग एंजाइम डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा सेल ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इन एंजाइम्स को लोगे, ठीक है। तो हमने सेल वॉल तो तोड़ दी। अब जब हम सेल वॉल तोड़ दें, मान लो ये मैंने तोड़ दी सेल वॉल, ठीक है। अब इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी, अब डीएनए के साथ साथ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आरएनए हैं, प्रोटीन्स हैं, तो उनको भी हटाना है। तो आरएनए के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्रेड करने के लिए राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटीएज। तो जब इनको भी यूज़ करके जब हम आरएनए प्रोटीन्स को भी, अब हमारे पास आरएनए वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी प्रोटीन की। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा? डीएनए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ डीएनए। जब सेल टूटता है तो डीएनए के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है बाकी कचरा जैसे आरएनए प्रोटीन भी बाहर आ जाते हैं। हमें सिर्फ डीएनए चाहिए होता है, तो हम बाकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्हीं एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीएज। अब डीएनए को बाहर निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि अब आपने आरएनएज यूज़ कर दिया, प्रोटीज यूज़ कर दिया, अब आपके पास उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आपका डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो आप आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर चिल्ड अल्कोहल डाला जाता है। इथनॉल डालते ही, जैसे हम इथनॉल डालते हैं ना, अब इथनॉल डालते ही क्या हो जाता है कि जो डीएनए होता है ना वो सॉलिड बनकर अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये बारीक दागों की तरह दिखने लगता है, जैसे आप किसी स्टिक पर लपेट कर आराम से बाहर निकाल सके हो। हालांकि मैंने उसकी डायग्राम भी बनाई है जो मैं आपको भी मेंशन करती हूँ। ये देखो, पहले इस तरीके से था डीएनए लिक्विड सॉल्यूशन, जब लिक्विड के अंदर था तो हमें डीएनए को विजिबल हम देख नहीं पा रहे थे। अब ये देखो, इसी को इथनॉल स्पूलिंग बोलते हैं। ये देखो, आपको धागे की तरह एक वाइट वाइट थ्रेड्स ये जो दिख रहे हैं, ये आपने इस तरीके से इसको बाहर निकालते हो, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप आइसोलेशन कैसे किया आपने प्योर डीएनए। बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था कि हमने सेल को तोड़ा
कचरा साफ़ किया, वही आरएनए प्रोटीन्स जो हटाए वहाँ से, फिर उसके बाद चिल्ड इथेनॉल डालकर डीएनए को बाहर निकाल लिया, आइसोलेशन जो किया। लेकिन अब एक दिक्कत है, जो डीएनए हमने निकाला है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, सिर्फ एक छोटा सा धागा। अगर टेस्ट करते करते ये डीएनए मान लो किसी वजह से टूट जाता है या आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो हमारे पास तो फिर डीएनए बचा ही नहीं। अब हमें वापस से वो पूरा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक आती है पीसीआर, जिसे हमें बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आइसोलेशन के बाद पीसीआर का काम बिल्कुल एक फ़ोटोकॉपी मशीन जैसा होता है, क्योंकि इसका काम होता है कि डीएनए की एक सिंगल कॉपी को लेकर उसकी बिलियंस कॉपी तैयार कर देना। सैंपल को सेफ रखा जाता है। फिर अब हमारे पास डीएनए की जब इतनी सारी कॉपीज़ आ जाती हैं, तो फिर हम लैब में एक दो बार अगर टेस्ट फेल हो भी जाए, बट कम से कम हमारे पास सैंपल तो है ना। अगर सैंपल ही नहीं होगा तो फिर हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मेहनत लगेगी आपको। आपकी जितनी मेहनत थी वो बेकार होगी, अब आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो इसलिए पीसीआर करना इसलिए ठीक रहता है कि आपके पास पहले से ही डीएनए की सैंपल में इतनी सारी कॉपीज़ होती हैं, आप वापस से उस स्टेप के आगे का प्रोसेस फिर शुरू कर सकते हैं। इसीलिए पीसीआर को यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि पीसीआर में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डीनेचर। एक मशीन होती है, ठीक है, पीसीआर की। उसमें एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं जो हमने आइसोलेट किया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमें तो हाई टेम्परेचर देकर इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनको तोड़ना पड़ता है, जिससे ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ये आपका पहले स्टेप में आ जाता है। अब हमें प्राइमर जोड़ने हैं इसके साथ, जो इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्राइमर। अब प्राइमर जब हम जोड़ते हैं ना, तो प्राइमर दो जोड़ेंगे, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर। और इसको जोड़ने के लिए ना टेम्परेचर को थोड़ा कम करना पड़ता है, यानी कि 54 डिग्री पे आप करोगे तभी ये प्राइमर इनके साथ हाइब्रिडाइज होंगे, अदरवाइज़ तो नहीं होंगे अगर आप उसी टेम्परेचर पे करते हो। उसके बाद क्या होगा, ये आगे की तरफ सिंथेसाइज होता जाएगा, ये आगे की तरफ सिंथेसाइज होगा इस तरीके से। और ये जो सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम होता है आपका टैग पॉलीमरेज, ये सिंथेसाइज करता है आगे के स्ट्रैंड को 72 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से ये स्ट्रैंड्स बनते हैं। और फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन होता है। 30 साइकिल रिपीट करने पे आपको बिलियन कॉपीज़ मिल जाएंगी, 1 बिलियन टारगेट कॉपीज़ मिल जाती हैं इसके अंदर। तो ये इसीलिए रिक्वायर होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम भी दे रखी है पीसीआर की। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, हमने हीट किया। हीट के बाद जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया ताकि प्राइमर जुड़ सके, फिर हमने डीएनए पॉलीमरेज की जगह, जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर, वो टैग पॉलीमरेज है जो कि आगे एक्सटेंड करेगा उसको। अब होता क्या है कि अब आप 30 बार इसको रिपीट करोगे तो उससे आपको एक सिंगल डीएनए से बिलियंस कॉपीज़ आपकी बन जाती है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, यानी कि जब आप होस्ट सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस सेल के पास वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है या नहीं आया है। उसके सिलेक्शन के लिए हम इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो रेसिपिएंट सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप लाइगेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेसिपिएंट सेल्स कॉम्पिटेंट होनी चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरी, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने ट्रांसफॉर्म किया है होस्ट सेल के अंदर, उसके पास एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस, उसके बाद एक तो एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन है जो ट्रांसफॉर्म करती है E-फ्लाई के अंदर द होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म इनटू एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस सेल। अगर आप एम्प्लीसिन अगार प्लेट्स में उसको ग्रो करवाओगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाली ही सर्वाइव करेंगी, ये वाली जो है ट्रांसफॉर्म की वहाँ पे मर जाएगी। अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन एक्ट एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू पिक आउट ट्रांसफॉर्म सेल्स। अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम में समझाती हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम के तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। ये पेन काम नहीं कर रहा, ओके। तो यहाँ पर आपका जो पहला सिलेक्शन होता है ना, पहला सिलेक्शन होता है आपका
ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म के बीच में जो पहला सिलेक्शन होता है। इसमें मान लो आपके पास ये पूरा वेक्टर है, सॉरी प्लाज्मिड PVR322, यहाँ पर आपकी उरी साइट प्रेजेंट थी और यहाँ पर आपकी एम्प्लीसिन की जीन प्रेजेंट है और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन की जीन प्रेजेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। यहाँ पे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हर एक एंजाइम की एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मान लो कुछ सेल्स हैं, पहले मैं बना लेती हूँ। अब मान लो कि इसके अंदर आपका ये ट्रांसफॉर्म सेल्स में जो थोड़ा सा इसको डायग्राम के साथ समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसे कलर दे देते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। सेकेंड अब मुझे इसमें इसको रब करना पड़ेगा, सॉरी, हाँ। तो देखो कलर चेंज कर देती हूँ, पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सेल्स है ना, ये हैं आपकी ट्रांसफॉर्म्ड और ये वाली जो है ये है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब होता क्या है, जब ये आपका वेक्टर ही समझ लो, प्लाज्मिड है ना आपको, जिसको हम व्हीकल बोल रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस सेल के अंदर गया है, तो किस होस्ट सेल के अंदर ये गया या नहीं गया, उसको पता करने के लिए पहला सिलेक्शन ये किया जाता है कि पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि कुछ सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा कि आपका रिकॉम्बिनेंट चले गया, कुछ के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड यही गया है, इसके साथ कोई जीन नहीं गई है, ठीक है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उसमें कोई प्लाज्मिड ही नहीं गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होता है कि इनके पास ना एम्प्लीसिन की जो रेजिस्टेंस जीन है, हम इनको क्या करते हैं ना, इनको ग्रो करवाया जाता है किसके अंदर, इस मीडियम में ग्रो करवाया जाता है जहाँ पर एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक होती है। तो जब हम इनको इसमें ग्रो करवाते हैं ना, ये भी ग्रो कर जाएगी, ये भी ग्रो कर जाएगी, पर ये ग्रो नहीं करेगी, ये मारी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो प्लाज्मिड गया ही नहीं, क्योंकि प्लाज्मिड के पास तो ऑलरेडी एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस की शक्तियाँ थी। अब इसके पास तो है नहीं वो, अब बाहर से दी तो ये मारा गया। इस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास किसका सिलेक्शन हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी सेल्स आ गई, एक वो सेल्स आ गई जो ट्रांसफॉर्म सेल्स आ गई हमारे पास, एक में रिकॉम्बिनेंट गया है और एक में रिकॉम्बिनेंट नहीं गया, ये हमारे पास आ गई ट्रांसफॉर्म। तो पहला सिलेक्शन तो इसने क्लियर कर लिया। अब ये हमारे पास बची हैं ट्रांसफॉर्म सेल्स। अब हमारा दूसरा सिलेक्शन होता है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता लगाना। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा पीछे जाते हैं। जब हमने अपनी टारगेट जीन को इंसर्ट किया था ना, तो हमने उसको बेसिकली टेट्रासाइक्लिन, यहाँ क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, उन्हीं का यूज़ करके हमने डीएनए को इसके अंदर, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन साइट होगी किसी एंजाइम की, तो इसी एंटीबायोटिक के अंदर ही कोई रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पर हमने डीएनए को इंसर्ट किया। अब क्या होता है कि जब हम डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, तो डीएनए को इंसर्ट करने से जो यहाँ की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और यहीं से हम यही चीज़ हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता करने के लिए। कैसे, अब देखो, अब जब मैं इसको ना टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करवाऊंगी ना, फिर थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है पेन की वजह से, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना इसको। तो हाँ, तो अब हमने इसको किस में ग्रो करवाया, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करवाया। अब ये जो आपकी रिकॉम्बिनेंट वाली है ना, ये इसमें मारी जाएगी, ये ग्रो कर जाएगी, क्योंकि इसके पास तो सही सलामत है, इसकी तो डिस्टर्ब ही नहीं हुई। जिसकी डिस्टर्ब ही नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पे डीएनए गया ही नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब करने का मतलब है कि डीएनए आपका वो जो जीन है टारगेट की, वो इसके अंदर गई है। उसी को हम टर्म देते हैं इंसर्शन इन एक्टिवेशन। उसको हम टर्म क्या देते हैं, इंसर्शन इन एक्टिवेशन।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे उस होस्ट सेल के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है या नहीं गया है। तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पहला स्टेप करेंगे सिलेक्शन, उसमें हमारे पास आ जाती है नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। नॉन ट्रांसफॉर्म वाली यहाँ से फ़िल्टर आउट हो जाती है, मतलब निकल जाती है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड आई है, अब इन 2 ट्रांसफॉर्म के बीच से पता किया जाएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब दरअसल जब हमने रिकॉम्बिनेंट जो जीन थी हमारी टारगेट की, जब हमने टेट्रासाइक्लिन वाले साइट में डाली है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे इंसर्शन एक्टिवेशन हो जाएगा और यही इसकी पहचान होगी। ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो ही नहीं कर पाएगी रिकॉम्बिनेंट वाली, तो वो तो मारी जाएगी। और जिसके पास डायरेक्ट प्लाज्मिड गया, जीन नहीं गई, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी जीन सलामत है। और सलामत इस वजह से है क्योंकि वो जीन वहाँ पर इंसर्ट नहीं हुई है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली वही बताया गया है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी कि जो अभी तक हमने किया, पहले सोर्स से अपनी टारगेट जीन ली, फिर उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया, फिर हमने उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। अब होस्ट फिर उसके बाद हमने उसका सिलेक्शन किया कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट गया है या नहीं गया है। और जब वो चले जाता है, जब कंफर्म हो जाता है, फिर वो अपना काम करेगा, डिवाइड करेगा, उससे हमारी हज़ारों कॉपीज़ प्रोड्यूस होगी, जो भी हमें चाहिए, टारगेट प्रोटीन कुछ भी, तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, जो हमें आपका प्रोडक्ट था वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो टेक्नोलॉजी का असली मकसद है वो क्या है, इसका प्राइमरी गोल क्या है? इसका प्राइमरी गोल यही है कि एक डिज़ायरेबल टारगेट प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, यानी जो प्रोटीन हमें चाहिए उसी सेल से वो हम निकलवाएं। लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आखिर होता क्या है? देखिए, जब किसी प्रोटीन कोडिंग जीन को उसके नेचुरल सोर्स से अलग किसी दूसरे होस्ट, जिसे हम हेटेरोलोगस होस्ट कहते हैं, उसमें एक्सप्रेस किया जाता है, तब बनने वाले प्रोटीन को ही हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। जैसे इंसान का इंसुलिन जब हम बैक्टीरिया से बनवाते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है ना, हेटेरोलोगस होस्ट, क्या होता है इसको मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ह्यूमन से क्या लिया, इंसुलिन की जीन निकाली, ठीक है, ये सोर्स अलग था। अब इसको इंसुलिन जीन को कहाँ एक्सप्रेस करवाया, बैक्टीरिया के अंदर। अब ये देखो, जीन आपने ह्यूमन से ली और ट्रांसफॉर्म की बैक्टीरिया के अंदर, दोनों ही होस्ट अलग हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोलोगस होस्ट, इसी को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये मैंने जितनी भी स्लाइड्स अभी तक आपको पढ़ाई है ना, ये पूरा का पूरा डाटा जो है ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है किताब में कि उसमें उन्होंने हर जगह पे क्लोनिंग वेक्टर तो मेंशन किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पर भी एक्सप्रेशन वेक्टर मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ सकती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम हर जगह यही बात कर रहे हैं कि भाई लाखों कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी, डीएनए की रेप्लिकेट कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी, तो वहाँ तो हम कॉपीज़ डीएनए की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लास्ट जो चैप्टर 9 है एनसीईआरटी की किताब में, रिकॉम्बिनेंट इसका बायोटेक का, टेक्नोलॉजी का, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है चैप्टर 9, तो वहाँ पर हम ना थोड़ा सा लास्ट में लास्ट का जो पेज है इसी चैप्टर का, उसमें हम कहीं पर ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो मैंने यहाँ लिखा है, ये थोड़ी सी लाइनें वहाँ पर ऐड कर देते हैं, जिससे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम तो क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे थे, अब यहाँ प्रोटीन कहाँ से आ गया। तो बेसिकली वहाँ पर एक्चुअली क्लोनिंग वेक्टर कभी भी प्रोटीन ही बना सकता, वो सिर्फ कॉपी को रेप्लिकेट कर सकता है। तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि क्लोनिंग जब हम एक्सप्रेशन वेक्टर बनाते हैं ना, तो हम वहाँ पे उरी साइट के साथ, क्योंकि उरी साइट का काम होता है डीएनए को रेप्लिकेट करना, जब हमें प्रोटीन को एक्सप्रेस करना होता है तो हम वहाँ पर बाकायदा प्रमोटर डालते हैं, वो पूरी सीक्वेंस डालते हैं जिससे आपका प्रोटीन बनता है। वो पूरा सिस्टम जो प्रोटीन बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो हम सारा उस वेक्टर के अंदर डालते हैं ताकि हमारा वो प्रोटीन बन सके। तो तब हम एक्सप्रेशन वेक्टर में उसको ये करवाते हैं, एक्सप्रेस करवाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना इस चीज़ को।
उन्होंने तो नहीं मेंशन किया, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि जब आप ह्यूमन की इंसुलिन जीन बनाते हो ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको इंसुलिन ही चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको ट्रीट करने के लिए आपको ह्यूमन की जो इंसुलिन जीन बैक्टीरिया के अंदर बन रही है लाखों करोड़ों में, तो करोड़ों कॉपीज़ बन रही हैं उसकी, प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया का ही तो यूज़ कर रहे हैं ना। फिर वो बायोरिएक्टर वाला जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आती है, जिसमें हम उसको ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोडक्ट को वहाँ से निकालते हैं, फिर सेपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें जो मैं पहले भी बात कर रही थी। तो इसमें यही दिया है कि जब हम लैब के अंदर इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि इस शुरुआत में जब हम इसको लैब के अंदर स्मॉल स्केल पर कल्चर किया जाता है, तो उन सेल्स को ग्रो किया जाता है जिसके पास हमारा टारगेट जीन है। फिर अलग अलग सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स का यूज़ करके उन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जो लेकिन हमें तो लार्ज स्केल में चाहिए, हमें तो स्मॉल स्केल में नहीं चाहिए, हमें तो लार्ज स्केल में चाहिए। तो फिर हम इसको उस बायोरिएक्टर के अंदर जर्म फ्री इन्वायरमेंट में डालते हैं, इन सभी बैक्टीरिया को के नंबर को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया से तो आपको उतने अमाउंट का प्रोटीन तो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, और उसी लिए हम वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, वहाँ का कंट्रोलिंग कंडीशंस दी जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, आपका पीएच, ऑप्टिमम चीज़ें कंडीशंस होती हैं पूरी की पूरी, जिसमें आपका बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है, और फिर वो लाखों अमाउंट में प्रोटीन का बना सकता है, फिर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये बात बताई थी कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें PVR 322 का डायग्राम दिया गया है, वो एक क्लोनिंग वेक्टर है। उसका मेन काम सिर्फ DNA की कॉपीज़ बनाना है, प्रोटीन बनाना नहीं, ठीक है। और बिना प्रमोटर के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। तो फिर ये प्रोटीन बनता कैसे है, इसके पीछे का सच मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ना दो अलग अलग तरह के वेक्टर्स का यूज़ होता है। एक तो होता है आपका क्लोनिंग वेक्टर, और एक होता है आपका एक्सप्रेशन वेक्टर। एक होता है क्लोनिंग वेक्टर जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, और एक आता है हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर का एक ही मकसद होता है कि फॉरेन DNA को होस्ट सेल के अंदर ले जाना और उसकी हज़ारों फोटोकॉपी तैयार करना। और उसमें आपने फीचर्स भी पढ़े थे, उरी साइट होती है, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, और क्लोनिंग साइट होती है। इनमें प्रोटीन बनाने के लिए प्रमोटर या टर्मिनेटर नहीं होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी तैयार करके ही देगा और कुछ नहीं देगा। प्रोटीन नहीं बना सकता क्लोनिंग वेक्टर। तो इसीलिए PVR 32 को जीन डालने का मतलब ही यही है कि मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा पर प्रोटीन ही बनेगा। अब प्रोटीन बनने के लिए हमें चाहिए होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। जब हमें फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन चाहिए होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया या बायोरिएक्टर वाला प्रोसेस, तो हम PVR 322 का यूज़ नहीं करते। हम एक दूसरा इंजीनियर प्लाज्मिड यूज़ करते हैं जिसको एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर के पास ना क्लोनिंग फीचर्स तो होते ही हैं। अब ये जो वाला वेक्टर है इसके साथ इसके फीचर्स तो होंगे, प्लस इसके साथ वो फीचर्स भी होंगे जो प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाएंगे, जिसके लिए इसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा जैसे कि आपका लैग प्रमोटर या T7, हालांकि आपको अभी उसमें नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझो कि उसमें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। और आपकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, मतलब वो पूरा सेटअप होता है जो प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अब क्लास में बेसिक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि सबको लगता है कि PVR 32 प्लाज्मिड ही सारा प्रोटीन बनाता है, पर ऐसा नहीं है। NCERT में जो PVR 32 हम पढ़ते हैं ना, वो एक क्लोनिंग वेक्टर है, वो सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी मशीन है। आपकी सिर्फ जीन की करोड़ों कॉपीज़ वो बना देगा पर प्रोटीन नहीं बनाएगा। अगर हमें उस जीन को एक्चुअल प्रोटीन बनाना है तो फैक्ट्री चलानी है, तो हमें उसके लिए एक फ़ोटोकॉपी मशीन से निकल कर एक फैक्ट्री मशीन में डालना पड़ता है, जिसे हम एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी, ये जो मुझे क्लियर करनी थी, ठीक है। बायोरिएक्टर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इसको समझने के लिए जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे आप घर में जब दही जमाने के लिए हम एक छोटी कटोरी का यूज़ करते हैं, पर अगर पूरे शहर के लिए आपको दही बनाना हो तो बड़े बड़े कंटेनर चाहिए होंगे। ऐसे ही जब लैब का फ्लास्क छोटा होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर आप प्रोडक्शन के लिए हमें बायोरिएक्टर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि लैब में तो बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा।
तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 100 to 100 लीटर होता है, 100 to 100 से 1000 लीटर तक का कल्चर हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या होता है, एक तरीके का एक वेसल है या एक बर्तन है जहाँ पर आप अपने रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में या फिर एंजाइम्स में, इनका इस्तेमाल करके माइक्रोबल्स का, प्लांट का, एनिमल का या फिर ह्यूमन सेल्स का, और इसमें ऑप्टिमल कंडीशंस दी जाती है। ये सेल्स के ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट देता है, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। अब हमारे पास दो टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, एक होता है सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर और एक होता है स्पार्ज्ड स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर, और ये सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर। अब इसमें ध्यान से देखो, अब ये जो आपका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक लंबी सिलेंड्रिकल बर्तन जैसा होता है, ये इसके नीचे के हिस्सा, ये देखो नीचे का जो हिस्सा थोड़ा सा कर्व्ड होता है, देख रहे हो आप, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ये कर्व्ड होता है। गोल इसलिए होता है ताकि जब ये ब्लेड घूमेगा, ये वाला जो ब्लेड होता है जब ये घूमता है ना, तो कोई भी कोना जो कोना होता है वो छूट नहीं पाता है, सब कुछ बराबर मिक्स होता है। अब ये काम कैसे करता है, अब ये जो आपकी मोटर लगी हुई है ना, इसके बीच में ये एक रॉड लगी हुई है, ये मोटर है और ये रॉड लगी है, और इसके रॉड के साथ कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं जिसको फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको फिर से यूज़ करती हूँ। हाँ, तो ये आपकी मोटर लगी हुई है और इसके साथ ये एक रॉड लगी हुई है और इसके साथ ब्लेड्स लगे हुए हैं जिसको हम फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर बोलते हैं। और ये जो येलो आप देख रहे हो, ये कल्चर ब्रॉथ है, यानी कि कल्चर ब्रॉथ उसको बोलते हैं लिक्विड के साथ जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर होते हैं, उनके न्यूट्रिशन के तौर पर वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मोटर होती है ना, ये रॉड को ना, ये जो मोटर होती है ना, ये इस रॉड को ना, ये वाली जो रॉड होती है इसको बहुत तेज़ी से घुमाती है, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, जब ये ब्लेड्स जब ये घूमते हैं ना बहुत तेज़ी से, तो इसके साथ साथ ये जो आपका पूरा कल्चर ब्रॉथ होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी गोल गोल घूमेंगे। ये देखो रेड लग एरो भी इन्होंने बताया हुआ है। इस तरीके से ये गोल गोल घूमते हैं और मिक्सिंग की वजह से ना ऊपर की जो ऑक्सीजन होती है, ऊपर की जो हवा होती है ऑक्सीजन, वो लिक्विड के अंदर घुल जाती है और हर एक सेल को बराबर पहुंचती है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि जब हम किसी चीज़ को ना बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो ऊपर ना जाग जम जाता है और इस जाग जमने से सेल दम घुटने से मर भी सकती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे फोम ब्रेकर लगा रखा है ताकि जाग को तोड़ने वाला जो ब्लेड लगा होता है जो उस जाग को लगातार काटता रहता है। तो ये था सिंपल स्टीरर रिएक्टर के बारे में। और यहाँ पर ये कंट्रोलर भी लगा है जो इसको मेंटेन करके रखता है एसिड बेस को और पीएच को, और यहाँ से स्टीम निकलती है स्टरलाइजेशन के लिए। अब अगला आता है आपके पास स्पार्ज्ड स्टीरर बायोरिएक्टर। स्पार्जिंग का सिंपल, अब ये जो वर्ड है ना स्पार्ज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो नीचे से हवा का बुलबुला छोड़ना। एक्चुअली यहाँ पर हम ऑक्सीजन नीचे से सप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम ऊपर से घुलती है वो लिक्विड के साथ, यहाँ पर हम नीचे से दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये जो पाइप होती है ना, इनमें जाली लगी होती है, शेड होते हैं, ठीक है। एक पाइप, इसी पाइप के अंदर ना जाली लगी होती है जिससे स्पार्जर कहते हैं, ठीक है। वहाँ से जब हम प्रेशर के साथ साफ़ हवा छोड़ी जाती है ना, तो नीचे से छोड़े गए ये हवा के लाखों, ये जो आप बबल्स देख रहे हो, लाखों छोटे छोटे बबल्स प्योर लिक्विड में ऊपर की तरफ उठते हैं। हर एक बबल को चारों तरफ का जो एरिया है वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाता है। ये जो बबल होते हैं इसके चारों तरफ ये लिक्विड के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि बबल छोटे और बहुत सारे हैं, इसीलिए ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी पानी और हवा का कांटेक्ट एरिया कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से लिक्विड में ऑक्सीजन जो होती है ना वो बहुत तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व होती है। तो गैस एंटरटेन, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, गैस एंटरटेन का मतलब है जब ये बबल्स ना ऊपर की तरफ भागते हैं तो ये लिक्विड को अपने साथ खींचते हैं, जिससे लिक्विड में एक नेचुरल मूवमेंट बनती है, जिसे एनसीईआरटी ने गैस एंटरटेन लिखा है। इसके साथ ही इसमें एक छोटा सा स्टीरर भी होता है जो इन बबल्स को पूरे टैंक में फैला देता है, ठीक है। तो ये था इन दो बायोरिएक्टर के बारे में। इसमें यही बोलूँगी मैं आपको कि ये लिक्विड, ये वाला जो होता है आपका सिंपल वाला स्टीरर टैंक, ये लिक्विड को ब्लेड से घुमाकर ऊपर की ऑक्सीजन को अंदर मिक्स करता है
और जो स्पार्ज वाला होता है ये नीचे से हवा के बुलबुले फेंक कर ऑक्सीजन का सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि सेल्स को सांस लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। तो बेसिकली ये मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आता है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बायोरिएक्टर में जो आपने फर्मेंटेशन आपका वो पूरा हो गया है, सेल कल्चर ग्रो हो गए हैं, हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट भी बन चुका है। अब पर क्या ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में बेचने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बायोरिएक्टर से निकलने के बाद उस रॉ मिक्सचर को एक रेडी टू यूज़ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो पूरी कहानी होती है ना, उसे ही हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। एक और होती है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है ना, ये कौन सी होती है? एक होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो मैंने अभी बताया आपको। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का होता है कि जो आपके बायोरिएक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट बनने तक की जो पूरी कहानी होती है ना, जब आप उसमें वो रॉ मटेरियल्स डाल रहे हो, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करो ताकि आपका प्रोडक्ट्स बन सके, जो वो पूरा बायोसिंथेटिक जो स्टेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो आपका बना था उसे हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब उन प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए ताकि वो मार्केट में उनको लाया जा सके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है पोस्ट बायोसिंथेटिक स्टेज, यानी कि जो आपकी बायोसिंथेटिक स्टेज होती है बायोरिएक्टर के अंदर, उसको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाती है, जब आपके रॉ प्रोडक्ट्स अंडरगोज अ सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि इसका मतलब है कि जब बायोरिएक्टर के अंदर बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तब जो रॉ प्रोडक्ट मिलते हैं उसे मार्केट में भेजने से पहले एक सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। इन सभी कलेक्शन को हम पोस्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन को ही हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसे हम दो मेजर स्टेप या प्रोसेस में स्प्लिट करते हैं। एक होता है सेपरेशन और एक होता है प्यूरिफिकेशन। अब सेपरेशन में क्या होता है? बायोरिएक्टर के जो रॉ मिक्सचर में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जैसे बायोमास, सेल डेब्रिस और मीडियम के बचे हुए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सेपरेशन स्टेप में हम क्या करते हैं ना कि ये जो सेल्स को लिक्विड ब्रॉथ से अलग करते हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि हमारा क्रूड प्रोडक्ट मिल सके। यानी कि हमें प्रोडक्ट के साथ आलतू फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें उसके साथ कोई भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, हमें अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ही चाहिए। तो उसी के लिए सेपरेशन सबसे पहले किया जाता है। सेपरेशन करने के बाद हमारा आता है प्यूरिफिकेशन। अब जो लिक्विड या प्रोडक्ट हमें मिला है ना, उसमें से हर तरह का ट्रेसेस कॉन्टामिनेट्स भी हो सकते हैं। क्लोज रिलेटेड प्रोटीन्स को निकालना होता है ताकि प्रोडक्ट जो है वो आपका 100% प्योर और सेफ़ हो सके। इसीलिए क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन और क्रिस्टलाइजेशन जैसे एडवांस मेथड यूज़ होते हैं। हालांकि आपको इतनी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको प्योर 100% प्योर होना चाहिए। तो सेल से प्रोडक्ट बनने तक की प्रोसेस अपस्ट्रीम है और उस प्रोडक्ट से निकलकर साफ़ करके मार्केट तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड वेरिएशन। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हमने प्रोडक्ट तो बना लिया और उसे प्यूरीफाई भी कर दिया, पर क्या हम आंखें बंद करके उस मार्केट में बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ख़ास तौर पर जब बात लाइफ सेविंग ड्रग्स या वैक्सीन की हो तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड वेरिएशन। हमारा पहला बड़ा रूल है कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिक रिलीज़ के लिए भेजने से पहले उसे हर एक डिस्टिंक्ट बैच के लिए एक डेडिकेटेड और रिग्रेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोटोकॉल ज़रूरी होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेस्टिंग पूरे प्रोडक्ट की एक बार में नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि वो एक ही बारी में हो जाते हैं, नहीं, बल्कि जितने अलग अलग बैचेस बनेंगे, हर बैच को अलग से उतने ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पर टेस्ट किया जाएगा ताकि सेफ्टी और एफिशिएंसी से कोई समझौता ना हो। अब सवाल आता है कि क्या हर एक प्रोडक्ट के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और टेस्टिंग का तरीका सेम होता है? इसका जवाब है नहीं। ये पूरी तरह से प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। दरअसल डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का जो एग्जैक्ट डिज़ाइन होता है ना, वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर हैवली वेरी करता है। जो सेटअप हम एंटीबायोटिक के लिए परफेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के लिए भी हो, इसलिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है।
तो सिंपल शब्द में कहें तो बायोप्रोसेस का फाइनल पहुंच होता है क्वालिटी चेक का, जो हर बैच के लिए कंपलसरी है और हर प्रोडक्ट के हिसाब से यूनिक होती है। आई थिंक आपको ये पूरा जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं, अब हमारा ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ी सी समरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी तक मैंने क्या क्या आपको इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया। क्योंकि पार्ट 1 में तो मैं आपको ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी की क्या होती है उसको डिफ़ाइन किया हमने, पहली वाली जो मैंने लास्ट वीडियो जो थी। उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग था और आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग था। इसको हमने समझा, ठीक है। एक चीज़ मैं और मिस आउट कर रही हूँ यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर हमने ना ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव और साथ में हमने मॉडर्न पर्सपेक्टिव को भी एक्सप्लेन किया, वो भी समझा हमने, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस, फिर हम आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में और ज़्यादा डिटेल में घुसे, हमने उसका प्रिंसिपल डिस्कस किया कि इसका बेस कहाँ से आता है। हमने इवोल्यूशनरी में गए, जहाँ पर हमने सेक्शुअल और सेक्शुअल वर्सेस में देखा, उनको पढ़ा। फिर उसके बाद हम आपकी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स होते हैं, ये होती कैसे है, उसको समझा, जिसमें आप सबसे पहले जीन को आइसोलेट करते हो और जीन को आइसोलेट करने के बाद फिर आप उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हो। फिर वो वेक्टर, जब ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, कंबाइन हो जाती है, उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो उस होस्ट के अंदर, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर आप पता लगाते हो कि क्या उस होस्ट के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है या नहीं। उसके लिए सिलेक्शन होता है, जैसे कि सबसे पहला सिलेक्शन में आप ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग करते हो। फिर दूसरे में जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेल्स आती है, उसमें हम ये देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है, ये देखते हैं। फिर जब हम जीन आइसोलेशन पढ़ रहे थे, तो हमने जीन आइसोलेशन में देखा था कि कैसे किसी सोर्स से हम अपनी टारगेट जीन को इंसर्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमारे पास लाखों फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर वहाँ से जब हम एग्रोस जेल से जब हम उसको रन करवाते हैं, जो हमारा टारगेट डीएनए होता है, उसको वहाँ से निकालते हैं, जेल से अलग करते हैं, जिससे हमने कहा था एल्यूशन टर्म दी थी उसको। अब जब वो हमारे पास आ जाता है, फिर दूसरी तरफ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डीएनए को निकालने के लिए यूज़ किया था, वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम इस वेक्टर को कट करने के लिए करते हैं, ताकि हमारी जो जीन है, डिज़ायर जीन है, वो इस वेक्टर में इंसर्ट हो सके, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, PVR322, जो कि एक तरीके का क्लोनिंग वेक्टर है। अब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किए, जिसमें से उसकी उरी साइट होती है, जो कि रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लिए होती है, सेलेक्टेबल मार्कर जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर होती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जहाँ पर आपकी हर एक मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जिनकी एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। वहाँ पर हमने कॉपी नंबर और ऑटोनोमस रेप्लिकेशन का भी देखा था कि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए, क्योंकि जितना हाई कॉपी नंबर होगा, उतनी ही ज़्यादा कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो ज़्यादा कॉपी प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और लास्ट आई थिंक वीडियो में जो उसका पहला पार्ट था, ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने क्लोनिंग वेक्टर से स्टार्ट किया था, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर से, हालांकि मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, टूल्स भी डिस्कस किए थे हमने। यहाँ पर हमने क्लोनिंग वेक्टर्स को देखा, फिर हमने वो मेथड्स भी देखे कि अगर बिना वेक्टर के अगर आपको होस्ट सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमने मेथड पढ़ा था। एक तो केमिकल कॉम्पिटेंट वाला मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, ये वाला तो हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं या प्लांट के लिए, तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड हम एनिमल सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक बॉलिस्टिक मेथड वाला भी था जो हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। फिर टीआई प्लाज्मिड वेक्टर और रिट्रोवायरस का देखा था, जो ये वेक्टरलेस होते हैं, जिसमें हम
इन्हीं ये सारे वेक्टरलेस वाले मेथड है जिसमें हम इन मेथड्स को, फिजिकल और केमिकल मेथड्स होते हैं जिनको हम डीएनए को डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं होस्ट के अंदर। ये डिस्कस किया हमने आज वाली स्लाइड में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने क्लोनिंग वेक्टर समझा कि क्लोनिंग फैक्टर का जो एम टारगेट क्या था, गोल क्या था, मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करना, जबकि मैंने आपको ये भी बताया कि जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर को ही ज़्यादा बताया गया है, और हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की तो उसके लिए क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता, उसके लिए अलग से फैक्ट्री होती है, डैट इज़ दी एक्सप्रेशन वेक्टर। और इसी एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर क्लोनिंग फैक्टर के भी फीचर्स होते हैं, प्लस प्रोटीन बनाने के लिए हमें वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर भी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी चाहिए, तभी आप प्रोटीन को एक्सप्रेस करोगे। और फिर हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को डिस्कस किया, जहाँ पे बायोरिएक्टर के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाया। पहले तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि सिंगल बैक्टीरिया से आप लार्ज क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बायोरिएक्टर के अंदर बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, उनको वैसी न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, उनके अंदर वो कंट्रोल कंडीशंस में उनको ऐसे रखना पड़ेगा ताकि वो हमारा प्रोडक्ट्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सके। फिर उनको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने ये समझा कि जो बायोसिंथेटिक वाला जो फेज़ होता है, जो स्टेज होती है, उसी को हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और जब हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो डैट इज़ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद हम उसको क्वालिटी कंट्रोल में के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया आपसे। अब जो हम अगली वीडियो मैं जब आऊँगी, अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें बेसिकली हम फोकस करेंगे या तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।